भारत में खनिज संसाधन के अंतर्गत अगला अध्याय है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अच्छे से समझने के लिए जो भारत में खनिज संसाधन नामक पहला अध्याय है उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद पेट्रोलियम को पढ़ने में कहीं ज्यादा मजा आएगा। उसमें मैंने कुछ आधारभूत बातें कही हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि मेरे सारे वीडियोस को क्रम से कैसे देखा जाए, तो बाकी लोग जरा उनकी मदद क्या करिए। अगर कोई लड़का या कोई अभ्यर्थी कमेंट करता है कि मुझे सर के सारे वीडियो एक क्रम से नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप लोग उनकी मदद नहीं कर सकते हैं? रिप्लाई कर दिया करिए कि सारे वीडियो एक क्रम से कैसे देखें। मैं खुद भी बता दे रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो ऊपर 3-4 ऑप्शन होते हैं चैनल पर, है ना। होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भूगोल के सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में इकट्ठा मिलेंगे आपको। इस तरह से आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे इतिहास या भूगोल, भारतीय भूगोल या विश्व भूगोल के सभी वीडियो एक क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए पेट्रोलियम पढ़ते हैं। प्रत्येक खनिज एक विशेष काल की चट्टान से संबंध है। जैसे कोयला गोंडवाना काल की चट्टान से, है ना। सोना धारवाड़ काल की चट्टानों से संबंधित होता है। ठीक, चूना पत्थर कुड़प्पा काल की चट्टानों से संबंध होता है। संगमरमर या बलुआ पत्थर विंध्यन काल की चट्टानों से संबंधित होता है। ठीक है, उसी तरह से जो पेट्रोलियम होता है वो टर्शियरी काल की चट्टानों से संबंधित होता है। टर्शियरी यानी तृतीयक, टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आग्नेय चट्टानों के कट छटकर समुद्र की तलहटी में जमा होने से लाखों वर्षों बाद दोबारा जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवसादी या परतदार चट्टानें। तो पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में मिलता है, ना कि आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, तो ऐसे सागरीय जीवों की, विशेष प्रकार के सागरीय जीवों की हड्डियां जो कि चट्टानों में दब गई। ठीक है, विशेष प्रकार के समुद्री जीवों की हड्डियां जो कि चट्टानों में दब गई, एक लंबे समय काल के बाद कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। किस रूप में? कीचड़ के रूप में। तापमान और दबाव के चलते, जब दबाव पड़ता है चट्टानों का तो तापमान पैदा होता है, तो दबाव और तापमान के चलते उनकी हड्डियां समुद्री जीवों की कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। वो कीचड़ आज क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि जीवों में ऊर्जा होती है ना। हम लोग मछली क्यों खाते हैं या दूसरे जीवों को हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा लंबे समय काल में दबाव और ताप के परिणाम स्वरूप कीचड़ में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल में ऊर्जा होती है, तुरंत आग पकड़ लेता है ना। तो पेट्रोलियम कीचड़ के रूप में पाया जाता है, मड के रूप में पाया जाता है। तो टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन में 70% तेल होता है और 30% प्राकृतिक गैस मिलती है। चट्टान के नीचे जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है कीचड़ के रूप में, उसी कीचड़ के ठीक ऊपर, चट्टान के नीचे ही कीचड़ के ठीक ऊपर प्राकृतिक एक तरह की गैस तैरती रहती है। उस गैस को हम कहते हैं नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो हाइड्रोकार्बन में 70% तेल होता है और 30% प्राकृतिक गैस मिलती है। नीचे तेल, ऊपर तैरता हुआ गैस। उस गैस को हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। जब उस गैस को हम निकाल कर कॉम्प्रेस्ड करके लिक्विफाइड कर देते हैं, गैस को बहुत अधिक दबाव डालते हैं किसी भी गैस पर, जब आप बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर देते हैं, है ना। तो उसका नाम क्या हो जाता है? सीएनजी या एलएनजी। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक ही है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्रों का योगदान 66% है। हमने बताया ना, पेट्रोलियम तब बना जब चट्टानें कट छटकर समुद्रों में जमा हुई और समुद्री जीव उसमें दब गए और परिणामस्वरूप कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गए। यही कारण है कि पेट्रोलियम ज्यादातर समुद्रों में पाया जाता है। आप कहेंगे कि असम और गुजरात में पेट्रोलियम क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ तो समुद्र नहीं है। दिलचस्प सवाल है, मैं जानता हूँ आपके मन में ये सवाल उठेगा। असम और गुजरात में समुद्र नहीं है, फिर भी यहाँ तेल पाया जाता है। अतीत काल में भूखंड
समुद्र के ऊपर ही नहीं रहे बल्कि समुद्र के नीचे भी रहे हैं। अतीत काल में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, है ना। एक ही भूखंड जो अतीत काल में समुद्र के नीचे रहा है, भूगर्भिक हलचल के परिणाम स्वरूप आज समुद्र के ऊपर उठ गया है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, है ना। तो असम निश्चित रूप से ये क्षेत्र कभी कभी समुद्र में डूबा हुआ रहा होगा, है ना। इसी तरह गुजरात का क्षेत्र, आप जानते हैं द्वारका, द्वारका कहाँ है? द्वारका कभी मुख्य भूमि पर हुआ करती थी और वहां पर भगवान कृष्ण का राज हुआ करता था द्वारका में, लेकिन द्वारका आज कहाँ है? समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र है। तो एक ही क्षेत्र जो अतीत काल में समुद्र में डूबा हुआ था आज ऊपर उठ गया है, और जो आज ऊपर उठ गया है वो अतीत काल में जो अतीत काल में ऊपर था वो आज समुद्र में डूब गया है, जैसे द्वारका, है ना। तो असम और गुजरात का क्षेत्र निश्चित रूप से ये दर्शाता है, अगर यहाँ पेट्रोलियम है तो ये शो करता है कि ये क्षेत्र कभी समुद्र में डूबे हुए रहे होंगे, है ना। ठीक है, इसीलिए असम और गुजरात में पेट्रोलियम पाया जाता है। देश के अंदरूनी भागों में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र में डूबे हुए नहीं थे। राजस्थान में आपने सुना होगा मंगला, ऐश्वर्यम, भाग्यम नामक तेल क्षेत्रों का हाल ही में खोज हुआ है राजस्थान में, यानी राजस्थान का क्षेत्र भी कभी समुद्र में डूबा हुआ था। कैसे? बीच में टेथी सागर था, है ना। जहां टेथी सागर था वो समुद्र पहाड़ों द्वारा जो नदियां निकलती थी अवसाद बहाकर लाई मिट्टी पहाड़ों से, और टेथी सागर को नदियों ने पाट दिया। यही कारण है कि राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है। समझ गए आप? हमने ये भी बताया कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथी सागर का अवशेष हो सकती हैं। ये भी इससे भी सिद्ध होता है कि कभी राजस्थान का क्षेत्र समुद्र में डूबा हुआ था, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का योगदान 66% है। अब आप समझ गए अपतटीय क्षेत्र मतलब समझ ही रहे हैं, पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में कि जो छिछले समुद्र होते हैं, तट के चारों तरफ का जो छिछला समुद्र होता है यानी कम गहरा समुद्र, उसे हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। अपतटीय, है ना। ये ऑन शोर है और ये ऑफ शोर है। ऑफ शोर मतलब छिछले सागर। तो देश का 66% पेट्रोलियम ऑफ शोर में पाया जाता है, यानी अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में किया गया। यानी भारत ही नहीं पूरे एशिया में सबसे पहले किसी तेल कुएं की अगर ड्रिलिंग हुई तो कहां हुई? असम के माकुम क्षेत्र में। कब? 1867 में। माकुम में ही देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि भारत में पहला तेल कुआं कहां खोदा गया, तो आपका उत्तर होगा माकुम क्षेत्र में। 1867 में, याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पर था। एक तरह कहते हैं ना प्रयोग करना, खोज करना। ये खोज की जा रही थी, ड्रिलिंग की गई और वहां पर तेल पाया गया। पहली ड्रिलिंग थी, पहला तेल कुआं था। ये प्रयोग के स्तर पर था, व्यापक स्तर पर नहीं था, उद्योग के स्तर पर अभी नहीं था, है ना। एक होता है कि खोज कर लेना। अगर हम पहले तो खोज करते हैं, खोज करने के बाद हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि अगर इसको निकाल कर बेचें तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस आइडिया को क्या कहते हैं? उद्योग, इंडस्ट्री। लेकिन यह छोटे स्तर पर था। भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत मतलब व्यापक स्तर पर ड्रिलिंग करना और तेल को निकालना, लेकिन छोटे स्तर पर था। भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1889 में हुई, जब असम के डिगबोई में दूसरा तेल कुआं खोदा गया। यानी माकुम में प्रयोग के तौर पर तेल कुआं खोदा गया और तेल पाया गया। ठीक है, डिगबोई में 1889 में दूसरी बार तेल कुआं खोदा गया। माकुम के बगल में ही था डिगबोई, और जब डिगबोई में तेल कुआं मिला तो उसे उद्योग का रूप दे दिया गया। व्यापक पैमाने पर तेल का निकासी शुरू हुआ धरती के गर्भ से। इसे आप लिख लीजिएगा, ये बार बार पूछा गया है। देश का पहला तेल कुआं माकुम। पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत कहां हुई? डिगबोई में। कब हुई? 1889 में। नेक्स्ट, आजादी के बाद की बात करते हैं थोड़ी सी। आजादी के बाद देश के संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए, आजादी के बाद देश के संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन अर्थात ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना 1956 में हुई। किस लिए? देश के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए। ठीक है। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कर दिया गया, अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। पहले क्या था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अब हो गया 1994 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। इंग्लिश में नाम वही है, शॉर्ट नेम। यहाँ भी ONGC है, यहाँ भी ONGC है। यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन कमीशन, और यहाँ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1959 में 1959 में देश के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए दोबारा अब एक दूसरे संगठन की स्थापना हुई। फिर 1959 में देश के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, यानी ONGC 1956, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 1959। ठीक है। नेक्स्ट, ONGC का काम है देश में तेल भंडारों का पता लगाना, लेकिन जब ONGC लगातार सफलता प्राप्त करता चला गया, ONGC ने बहुत सफलतापूर्वक देश में तेल भंडारों की खोज की, तो ONGC ने अपने उद्योग विदेशों में भी स्थापित करने शुरू कर दिए, अर्थात विदेशों के साथ समझौते करके वहां पे तेल कुओं की खोज करना, है ना। जैसे वियतनाम में ONGC तेल कुओं की खोज कर रहा है। ONGC आज एक उन्नत तकनीक वाला संगठन है। बहुत से देशों को पता नहीं है कि हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ है धरती के नीचे, तो ONGC ऐसे देशों की मदद करता है तेल खोजने में भी और तेल निकालने में भी। ठीक है। तो ONGC ने अपना काम विदेशों में भी शुरू किया, लेकिन ONGC की वह शाखा जो विदेशों में तेल खोजने का काम करती है उसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC की वह शाखा जो विदेशों में तेल की खोज करती है उसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है। विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ONGC के सहायक के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड अर्थात OVL, O से ONGC, V से विदेश और L से लिमिटेड, विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ONGC के सहायक के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, 1965 में की गई। ONGC विदेश लिमिटेड OVL अर्थात ONGC विदेश लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कई देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो ONGC विदेश लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है ना, जो तमाम देशों में उद्योग कर रही है, जो 17 देशों की 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है। ONGC विदेश लिमिटेड आज 17 देशों के 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है, अर्थात 17 देशों में तेल भंडारों की खोज कर रही है। नेक्स्ट, अब हेडिंग आप डालेंगे देश के प्रमुख तेल क्षेत्र। देश के प्रमुख तेल क्षेत्र, इसके अंतर्गत लिखिए देश में प्रमुख रूप से 4 तेल क्षेत्र हैं। पहले चारों के नाम लिख लेते हैं। असम या ब्रह्मपुत्र तेल घाटी तेल क्षेत्र, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। दूसरा है गुजरात तट तेल क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। चौथा है पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में प्रमुख रूप से 4 तेल क्षेत्र हैं। असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। ठीक है, अब असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, इसके अंतर्गत लिखिए यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन बार बार बना हुआ है कि देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि देश में सबसे पहले तेल कुआं की खुदाई कहाँ की गई, तेल कुएं की ड्रिलिंग असम के माकूम में, उसके बाद डिगबोई में, है ना। तो यह देश का सबसे
पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है, देश के पहले, लिखते जाइए, देश के पहले तेल कुएं की ड्रिलिंग असम में ही 1867 में माकुम में की गई। इसके बाद देश के दूसरे तेल कुएं की ड्रिलिंग 1889 में डिगबोई में की गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, असम के अंतर्गत 4 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। असम में 4 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। डिगबोई 1889 में ड्रिलिंग की गई, लिखा हुआ है। डिगबोई, नहरकटिया, हुगरी जनमोरान और सुरमा घाटी। क्वेश्चन बनेगा, हुगरी जनमोरान तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपका जवाब होगा असम में। 4 तेल क्षेत्र हैं, इनके नाम याद रखना होगा आपको। डिगबोई, नहरकटिया, हुगरी जनमोरान और सुरमा घाटी, 4 तेल क्षेत्र हैं असम में, है ना। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र, देश का पहला तेल कुआं माकुम इसी क्षेत्र में खोदा गया 1867 में। सब कुछ पहले बताया जा चुका है। अब आगे लिखिए, गुजरात तट तेल क्षेत्र दूसरा। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। गुजरात तट तेल क्षेत्र के अंतर्गत 5 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। नाम है, पांचों के डॉट डॉट मैंने यहां दिखाए हैं, डॉट करके नाम इकट्ठा लिख दिया है। खंभात, खंभात की खाड़ी का नाम कैसे पड़ा है? दरअसल जो खंभात की खाड़ी के पूर्वी जो तट है ना, पूर्वी तट, वहां पे खंभात नामक एक कस्बा है। खंभात की खाड़ी के पूर्व में जो तट है गुजरात का, वहां पे खंभात नामक कस्बा है, उसी के नाम पर खाड़ी का नाम पड़ गया है खंभात की खाड़ी। तो गुजरात तटीय तेल क्षेत्र में 5 तेल क्षेत्र हैं। पहला खंभात, अंकलेश्वर, कलोल, सानंद और लूनेज क्षेत्र। सवाल बनेगा, 4 तेल क्षेत्र के नाम दिए जाएंगे, आगे स्टेट दिया जाएगा, मिलाना होगा आपको। लूनेज तेल क्षेत्र, उसके आगे कोई दूसरा राज्य का नाम लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि सही सुमेलित नहीं है। अगर लूनेज क्षेत्र के आगे गुजरात का नाम लिखा है यानी सही सुमेलित है। तो खंभात, अंकलेश्वर, कलोल, सानंद, लूनेज, ये गुजरात तट के तेल क्षेत्र हैं। तीसरा, पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। इसके अंदर पहला पॉइंट, यह देश का सबसे बड़ा और सबसे संपन्न तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। पहला मुंबई हाई, एक मिनट, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। पहला मुंबई हाई तेल क्षेत्र, दूसरा बसीन तेल क्षेत्र। मुंबई हाई और बसीन। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1976 में की गई थी। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1976 में की गई थी। मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्र में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मुंबई हाई से देश के कुल तेल उत्पादन का 60% भाग प्राप्त होता है। वर्तमान में मुंबई हाई से देश के कुल तेल उत्पादन का या देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 60% भाग प्राप्त होता है। या दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, मुंबई हाई देश का 60% तेल उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात देश में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई हाई से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। सवाल कई तरह से घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, इसलिए जैसे जैसे बोलता जाता हूँ लिखते जाइए। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि देश में सबसे संपन्न या समृद्ध तेल क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई हाई सबसे संपन्न तेल भंडार है। वर्तमान में देश के कुल तेल उत्पादन का 60% हिस्सा मुंबई हाई से प्राप्त होता है, जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, बसीन तेल क्षेत्र अरब सागर में मुंबई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम, बसीन तेल क्षेत्र मुंबई हाई के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में ही स्थित है। चौथा लिखिए, पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र, ठीक है।
यह देश का सबसे नया तेल क्षेत्र है, अर्थात इसकी खोज हाल ही में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मुहाने पर, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र में रावा अपतट तेल क्षेत्र की खोज हाल ही में की गई है। या इसको संक्षेप में ऐसे लिखिए, गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मुहाने पर रावा अपतटीय तेल क्षेत्र की खोज हाल ही में की गई है। ठीक है, ये हो गया देश के चारों प्रमुख तेल क्षेत्र। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय और पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। पेट्रोलियम से संबंधित बाकी बातें इसकी अगली वीडियो में होगी। ठीक है, इस तरह से आप नोट बनाते रहिए, लगातार करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। एग्जाम तक आते आते आप इतना कर लेंगे कि बहुत ही आराम से प्रीलिम पास करेंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, जुड़े रहिए, लगे रहिए। नमस्कार।